नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी बजट सेशन चल रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने, एनडीए ने अभी लगभग 58 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है और 58 लाख करोड़ के बजट में से 1,96,400 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एलोकेट किया, 1,41,089 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एलोकेट किया। लेकिन जो पिछले कुछ वर्षों के सारे बजट को हमने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमने पाया कि बेसिकली बजट में शेड्यूल्ड कास्ट को लेके या वैसे भी ओवरऑल 3 तरह से की स्कीम्स में बजट खर्च किया जाता है। एक होता है जेनरिक स्कीम्स, जो जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं। दूसरा होता है ऑब्सोलीट स्कीम्स, उसका भी डायरेक्ट SC/ST से कोई संबंध नहीं होता। और तीसरा होता है टारगेटेड स्कीम। टारगेटेड स्कीम डायरेक्ट SC/ST से, डेवलपमेंट से जुड़ी होती हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, टोटल बजट में से केवल 41%, टोटल SC/ST वाले बजट में से केवल 41% ही टारगेटेड स्कीम पर खर्च किया जाता है जेन्युइनली। लेकिन 42% जनरल स्कीम्स पे खर्च किया जाता है और 17% ऑब्सोलीट स्कीम्स पे खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से जो बेनिफिट SC/ST को होना चाहिए, जो डेवलपमेंट के ऊपर उनके खर्च होना चाहिए, वो खर्च नहीं होता। दिखाने को दिखाया जाता है कितना बड़ा बजट SC/ST के लिए एलोकेट किया गया है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी माहिर भी है। वो जो करती है, करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है और कहती कुछ और है। उसका सब कुछ ओवरऑल ऐसा लगता है जैसे केवल मार्केटिंग के लिए ही वो लोग बने हैं। उनका सब कुछ मार्केटिंग से जुड़ा होता है। अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो बेहद शर्मनाक है। ज्यादातर जो 2020-21 से और 2024-25 तक जितना बजट SC/ST को दिया, वो लगातार डिक्लाइन साइड में है, कंसिस्टेंटली डिक्लाइन है। जो टारगेटेड स्कीम है वो भी बजट पूरा खर्च नहीं किया जाता। हर साल पहले बजट आता है, फिर रिवाइज बजट जब आता है तो उसको फिर कम कर दिया जाता है। सरकार पूरा बजट उनके ऊपर खर्च हो जिस तरह एलोकेट किया गया, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं लगाती। बाद में जाके क्या होता है, बजट सरेंडर होता है। और दुख की तो ये बात है, आपने देखा होगा ये भी 2025-26 के बजट में लगभग 130 करोड़ रुपया नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए एलोकेट किया गया था और उसमें 106 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। दुख की बात यह कि 106 में से केवल 40 बच्चे विदेश में पढ़ने गए हायर एजुकेशन में। 66 बच्चे नहीं जा पाए सेलेक्ट होने के बावजूद। जब उसका कारण खोजा, कारण क्या है, तो उन्होंने फंड का क्रंच बताया कि फंड नहीं है। तो अब सवाल यह है कि एक तरफ जब रिवाइज बजट आता है तो आप बजट को हमेशा कम कर देते हैं और बजट बाद में आप दिखाते पूरा खर्च ही नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ जहां से उस समाज का विकास होना है,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक अंग्रेजों की मदद से और उससे पहले सियाजीराव गायकवाड़ के द्वारा स्कॉलरशिप देने से, स्कॉलरशिप की मदद से 1913 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब अंग्रेजों से आर्ग्यूमेंट किया, उनको कन्विंस किया कि आप विदेश में SC ST के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, तो उनके बजट की मदद से 25 बच्चे विदेश पढ़ने गए और उनमें से कितने ही बच्चे ऐसे रहे जो भारत में आके जिन्होंने भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। उसी विदेश के एजुकेशन का असर है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे संविधान निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लीगल ल्यूमिनरीज, इकोनॉमिक एक्सपर्ट भारत को मिले। तो अगर हम भारत से बाहर विदेश में पढ़ने पर अगर बजट कुछ खर्च करें और हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएं, तो निश्चित तौर पर भारत आने के बाद वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन दुख होता है कि 106 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए और 106 में से हम केवल 40 बच्चों को भेज पाते हैं और 66 को ये कह के नहीं भेजने से इनकार कर देते हैं, हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह कि जहाँ पैसा खर्च होना चाहिए वहाँ ना खर्च करके, जहाँ उनका रोल नहीं है वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में SC ST का बजट दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरिया सब्सिडी के लिए SC ST के बजट में से 14,584.96 करोड़ रुपया यूरिया सब्सिडी के लिए दिया गया। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 6,804.83 करोड़ रुपए दिया गया। टेलीकॉम कंपनसेशन के लिए 2539.93 करोड़ दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए 2535.18 करोड़ दिया गया। रोड वर्क्स के लिए 10,150 करोड़ रुपए दिया गया। जबकि भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग लैंडलेस हैं, वो खेत की जमीन के मालिक नहीं है और अगर पेपर पे कहीं जमीन उनके नाम दिखती भी है तो वो बेसिकली बेनामी, कोई ना कोई उसका पर मालिक, कोई फॉरवर्ड क्लास का आदमी उसका मालिक है, वही उसको जोत बो रहा है और वही उसका पूरा बेनिफिट उठा रहा है। SC ST के लोग ऑन रिकॉर्ड पेपर के साथ साथ फिजिकल जमीन के मालिक भारत में ना के बराबर हैं, जिसका परसेंटेज अगर आप खोजेंगे तो 1.5 से 2% निकलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली कितना बड़ा बजट उनके, जो दिखा तो उनके पास दिया कि उनके ऊपर खर्च हो रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है वो यूरिया सब्सिडी में, फर्टिलाइजर सब्सिडी में, टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में, रोड वर्क्स में। इस तरीके से हमारी एकदम क्लियर डिमांड है कि इसके ऊपर एक लेजिस्लेशन होना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान के ऊपर एक लेजिस्लेशन होना चाहिए, क्योंकि ये फंड नॉन डाइवर्टेबल, नॉन लैप्सेबल ये बजट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सालों से ये डाइवर्ट हो रहा है, सालों से ये डाइवर्ट करके दूसरी चीजों में लगा दिया जाता है पैसे को, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं है। तेलंगाना के अंदर, आंध्रा तेलंगाना जब यूनाइटेड था तब बना, तेलंगाना के अंदर है, आंध्रा के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है, वहाँ लेजिस्लेशन है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड पे, ट्राइबल सब प्लान फंड के ऊपर लेजिस्लेशन है। हमारी केंद्र से एक रिक्वेस्ट है कि आप सेंट्रल लेजिस्लेशन एक लेके आए, जिससे कि SC ST का बजट डाइवर्ट ना किया जा सके, वो लैप्स ना हो सके, और उनके ऊपर टारगेटेड स्कीम पे ज़्यादा बजट दिया जाए ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों में 48,000 बच्चों ने हायर एजुकेशन में सुसाइड किया। 48,000 बच्चों में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो SC ST और OBC के हैं। हमने इसके ऊपर अपने लेवल पे सर्वे किया, रिसर्च किया कि ये बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो पता लगा कि बहुत बड़ी मात्रा में तो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और जो सुसाइड हो रहे हैं वो 2 कारण से हो रहे हैं। एक कारण तो ये कि उनको कास्ट रिमार्क्स बोले जाते हैं, उनको डिमोरलाइज किया जाता है, उनको वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं, इंटरव्यू में नंबर कम दिए जाते हैं,
इंटरनल एग्जाम में नंबर कम किए जाते हैं, इंटेंशनली उनको फेल कर दिया जाता है, जिससे वो बच्चे डिमोरलाइज होते हैं। तो या तो पढ़ाई छोड़ते हैं या सुसाइड करते हैं। आपने वो केस, आपको याद होगा, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में 25 बच्चों को कई साल लगातार फेल किया गया। फिर संसद में वो आवाज़ उठी, सुप्रीम कोर्ट गए बच्चे, कोर्ट के डायरेक्शन पे उनकी कॉपियां बाहर जांची गई, वो 25 के 25 बच्चे पास हो गए। एक आदिवासी बच्चा टॉपर था आईआईटी एम्स में, उस बच्चे को फेल कर दिया गया, उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसकी कॉपी बाहर जांच की गई, ही वॉज द टॉपर ऑफ दैट बैच। इस तरीके से डिमोरलाइज किया जाता है। और दूसरा कारण आत्महत्या का या ड्रॉप आउट का, दूसरा बहुत बड़ा कारण यह है कि हायर एजुकेशन के खर्च को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अगर एनएलयू से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करना हो, या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में बच्चों को एडमिशन लेना हो, या मैनेजमेंट कॉलेज में लेना हो, तो पहले तो उसको एंट्रेंस के लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी। कोचिंग के ऊपर उसको 2 से 4 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चा काबिल है, सक्षम है, एंट्रेंस एग्जाम पास करता है, अब उसको एडमिशन होना है। तो ज़्यादातर सरकारी लॉ कॉलेज, एनएलयूज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली सरकार का नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ या एनआईटीज़, इनके फीस का शेड्यूल अगर आप चेक करेंगे, अब अभी गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, तो 5 साल की लॉ की डिग्री करने के लिए लगभग 25 लाख रुपया चाहिए, 3.25 लाख, 3,71,000 के करीब तो केवल फीस है। हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बाकी खर्चे अलग हैं। तो नियर अबाउट 5 लाख रुपया 1 साल का खर्चा, और 5 साल की लॉ की डिग्री 25 लाख, प्लस एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग 2 से 4 लाख के बीच, यानी लगभग 27 लाख बच्चे के पास पैसा है तो खर्च उठा पाएगा, वरना नहीं उठा पाएगा। उसी तरह इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री है, तो उसका भी आप चेक कर लीजिए। मेडिकल की 4.5 साल की है, उसका चेक कर लीजिए। हमने सरकारी कॉलेजेस का चेक किया है, प्राइवेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ नाडार यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदल ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अशोका यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकारी लॉ कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर भी एक इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपया चाहिए, मेडिकल की डिग्री करने के लिए लाखों रुपया चाहिए, मैनेजमेंट की डिग्री करने के लिए 30 लाख से 50 लाख रुपया चाहिए। तो हमारे SC ST के तो 99% ऐसे परिवार है जिनके परिवार की इनकम हर महीने की 5,000 रुपया महीना से लगा के 20,000 रुपये महीने के बीच है। तो वो परिवार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब वो इस भरोसे पे कि स्कॉलरशिप आएगा, बेचारे किसी तरह मेहनत करके पास होते हैं, कुछ कर्ज वर्ज लेके कोचिंग लेते हैं। अब उसका एडमिशन होता फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन के लिए कर्ज लेके 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख कर्ज लेके एडमिशन ले लेते हैं। सोचते हैं कि वजीफे का पैसा आएगा तो हम लोग उस पैसे को वापस चुका देंगे। वजीफे का पैसा आता नहीं। अगर आप सरकारी डाटा निकाल के चेक कर लीजिए, एक भी साल पिछले कई सालों से किसी बच्चे की स्कॉलरशिप कभी टाइम से नहीं आती। 2-2 साल तक हो रहे हैं, उनका सर्वर डाउन हो जाता है, NIC का सर्वर डाउन हो जाता है, पोर्टल डाउन हो जाता है, पोर्टल काम नहीं कर रहा। कई बार तो उसका डेट ही निकल जाता है, अप्लाई नहीं कर पाता ना, उनका सर्वर ठीक हो रहा है, ऊपर से डेट निकल गई। डेट बढ़ाने के लिए लिखते हैं तो डेट नहीं बढ़ाते। अब जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर की कर्ज लेके फीस दी है, या तो उसको फेल कर दिया, डिमोरलाइज किया, कम नंबर दिए, और अगर उसने फिर भी इतना मेहनती बच्चा पास होकर आगे जा रहा है, अब अगले साल की फीस देनी है। फर्स्ट ईयर की कर्ज लेके फीस दी, स्कॉलरशिप आया नहीं, फर्स्ट ईयर का कर्जा चुका नहीं, सेकंड ईयर की फीस देनी है, बच्चे के पास फीस नहीं है। बच्चा डिमोरलाइज होता है, या तो सुसाइड करता है या कॉलेज छोड़ता है। अगर आप डाटा चेक करेंगे कितने बच्चों ने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया और कितने बच्चे कंप्लीट करके निकले, तो आपको जान के ताज्जुब होगा 80% बच्चे छोड़ के ड्रॉप आउट हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, या कई बार कई साल उनकी डिग्री कंप्लीट करने में उनको लग जाता है। और दूसरी तरफ, एक तरफ सरकार ने शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाए, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन,
इसी तरह स्टेट के अंदर बने, स्टेट यूपी स्टेट शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसी तरीके से आदिवासी के बने। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, ज़्यादातर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थिति ऐसी है, उनके पास बजट नहीं है, स्टाफ को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। दिल्ली का ही ले लो आप, DSFDC, दिल्ली SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, 1 साल की तनख्वाह स्टाफ को कोर्ट में जाके हाई कोर्ट से मिली, फिर दोबारा 1 साल की ड्यू हो गई है, तनख्वाह नहीं मिल रही स्टाफ को। और जो बनाए इसलिए थे कि उनको एक कॉर्पस दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 50% देगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट देगा, और उस कॉर्पस फंड में से वो लोग दलितों को, SC ST को सस्ते दर पे लोन देंगे और उस पैसे से वो लोग अपना व्यापार शुरू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोई लोन नहीं दिया जा रहा। मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा, अलग अलग स्टेट का डाटा मांग लीजिए, दिल्ली सरकार का जाकर मांगिए क्यों बंद पड़ा है डिपार्टमेंट। लगभग हर स्टेट का फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिखने को है, चेयरमैन है, डायरेक्टर्स हैं, लेकिन पैसा नहीं है। SC ST जिनके लिए बनाए उनको कोई सस्ते दर पे लोन ही नहीं दिया, लोन दिया ही नहीं जा रहा। स्टाफ की तनख्वाह मिल पा रही है, ना लोन दिया जा रहा है। एक तरीके से सफेद हाथी बना के खड़े कर दिए, दिखाने को काम कुछ नहीं है। तो ये इससे पता लगता है कि नियत नहीं है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह। लेकिन जहां चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है, यानी कुछ इस तरह देखने में आ रहा है कि स्कीम्स आर बीइंग मेड बट इंटेंशनली डिनाइड। स्कीम बना दी, फंड दिया नहीं, अपना आप डिनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उसमें लोन देने का थोड़ा बहुत पैसा है भी, तो उसमें शर्त ऐसी लगा रखी है कि केवल इतने इनकम लिमिट तक वालों को पैसा मिलेगा। अगर उसमें आपने लगाई 1.5 लाख दी, जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप में आपने इस स्कीम में लिखा हुआ है, देखिए EWS में तो आपने 8 लाख इनकम लिमिट रखी हुई है, लेकिन SC ST वाले मुद्दों पे, OBC वाले मुद्दों पे, माइनॉरिटी वाले मुद्दों पे आपने इनकम क्राइटेरिया रखा है 2.5 लाख। 2.5 लाख के अंदर अंदर अगर आपके पेरेंट्स की सब मिला के पूरे परिवार की इनकम है तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। 2.5 लाख से ऊपर चला गया तो आप नहीं कर सकते। अब मैं एग्जांपल दिल्ली का दूं अगर, तो दिल्ली में न्यूनतम जो मजदूरी है वो 20,000 रुपए महीना से ऊपर है। उसको पूरा जोड़ोगे तो वो आपके 2.5 लाख वाली लिमिट से बाहर हो जाता है, वो उसको ले ही नहीं सकता, यूज ही नहीं कर सकता। इसी तरह माइनॉरिटी का जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसका आप देखोगे तो उसमें अर्बन में अलग है, रूरल में अलग है। रूरल में 1.25 लाख है और अर्बन में 1.25 लाख है, रूरल में 85 लाख, वो 1000 सॉरी 1.25 लाख है और 85,000 रूरल में है। यानी इतने पैसे तक वालों को मिलेगा। अगर कोई मान लो उससे ऊपर कमा रहा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो जानबूझकर केंद्र की सरकार ने एक ऐसा स्कीम्स बनाई है, जिन स्कीम्स को डिनायल के लिए बनाया है, दिखाने को बना दिया, लेकिन उसका लाभ SC ST को ना मिले, ये एक सोची समझी साजिश है। और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि ये चैरिटी नहीं है, ये राइट है, SC ST का अधिकार है। आप इसको चैरिटी मत बनाइए, और ताकि ये बजट सरेंडर ना करना पड़े, इसके लिए ये भी व्यवस्था कीजिए कि बाकायदा इसके लिए लेजिस्लेशन होना चाहिए। होता क्या है, चूंकि मैं खुद इस विभाग का मंत्री रहा हूँ, दिखने को आप SC ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, लेकिन फंड का काम जो करता है वो फाइनेंस और प्लानिंग करता है। यानी ये जो बजट एलोकेट होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को होता है, और डिपार्टमेंट को तब होता है डिपार्टमेंट स्कीम बना के प्लानिंग और फाइनेंस को भेजें। एक तरफ नोडल डिपार्टमेंट दिखाने को SC डिपार्टमेंट बना दिया, लेकिन स्कीम SC डिपार्टमेंट को नहीं आती, ना फंड आता। स्कीम बना के अलग अलग डिपार्टमेंट भेजें, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, प्लानिंग डिपार्टमेंट को, और फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट फिर उनको उसी की स्कीम पे पैसा देता है। और वो दुख की बात यह है कि वो डिपार्टमेंट जिनको फंड दिया जा रहा है वो स्कीम ही नहीं बनाते, ना स्कीम बनेगी ना बजट मिलेगा। अगर SC डिपार्टमेंट को फंड मिलता, फिर SC डिपार्टमेंट उन डिपार्टमेंट से टारगेटेड स्कीम मंगवाता, तो वहां मॉनिटरिंग रहती, SC मंत्री खुद उस पर मॉनिटर करता। तो जानबूझ के सब कुछ उलझा के रखा हुआ है। और दुख की बात यह है कि एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे इतना कम बजट दिया, जिसपे मेरे साथी विक्रांत भूरिया जी, जो हमारे अनुसूचित जनजाति विभाग के नेशनल चेयरमैन है, वो उस पर अपनी बात रखेंगे। अब मैं उनको माइक हैंडओवर करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। साथियों, बजट सिर्फ एक अंकों का दस्तावेज नहीं है, यह डॉक्यूमेंट नहीं है,
ये जो सरकार की नीयत होता है उसका एक बहुत बड़ा आईना है। और जिस तरह से जो केंद्रीय 2026-27 का बजट आया है, उस बजट में जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि आदिवासी सिर्फ बीजेपी के लिए एक वोट बैंक है, और जब उनके हक और उनके अधिकार और उनको बजट देने की बात आती है तो बीजेपी कहीं भी आदिवासियों के साथ न्याय नहीं कर रही है। यह बजट आदिवासियों के लिए कोई विकास का दस्तावेज नहीं है। ये जो चोरी हो रही है उसका जीता जागती एक चार्जशीट है। साथियों, जो ये बजट में आंकड़े, जैसे कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी बताया कि जो SC ST को पैसा दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, और इसमें ST को, आदिवासियों को 1,41,000 करोड़ का बजट दिया गया, जैसा कि बताया गया है 1,41,000 करोड़ का। पर जो मायने रखता है टारगेटेड कितना बजट है, तो इस 1,41,000 करोड़ में से सिर्फ जो आदिवासियों के लिए टारगेटेड बजट है वो मात्र 64,000 करोड़ है। बाकी सारा बजट सामान्य योजनाओं में पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। तो यह साफ है कि यह विकास का कहीं पैमाना तय नहीं करता है, और यह लेखा जो लिखकर यह बता रहे हैं बजट को, उसमें बहुत बड़ा धोखा किया गया है। जो सबसे बड़ा खेल होता है वो ट्राइबल सब प्लान में होता है। ट्राइबल सब प्लान वो बजट जो सिर्फ आदिवासियों के लिए स्वीकृत किया जाता है, और इस ट्राइबल सब प्लान का जो मुख्य उद्देश्य है कि ये नॉन डाइवर्टेबल है। मतलब आप ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो दिल्ली से आता है उसको किसी और योजनाओं में उपयोग नहीं कर सकते हो। दूसरा, ये नॉन लैप्सेबल होता है। मतलब अगर इसको एक साल में उपयोग नहीं करा तो अगले साल इसको उपयोग किया जा सकता है। पर हकीकत में क्या हो रहा है? हकीकत में ये दूसरे विभागों को डाइवर्ट भी हो रहा है, दूसरी योजनाओं में इसका उपयोग भी हो रहा है, और इसको लैप्स भी किया जा रहा है। क्योंकि इसमें एक नियम था कि अगर ये लैप्स हो रहा होगा तो इसके लिए नॉन लैप्सेबल फंड का एक पूल तैयार करने का निर्देश दिया गया था। पर हकीकत में आज तक नॉन लैप्सेबल फंड का कोई पूल तैयार करा नहीं गया। तो जब वो फंड का पूल तैयार नहीं हुआ, जो फंड का पूल तैयार नहीं हुआ, जो फंड का पूल तैयार नहीं हुआ, तो ये लैप्सेबल हो रहा है। और इसलिए ये क्या करते हैं, एक साल तक ट्राइबल सब प्लान का पैसा का उपयोग नहीं होता है, और उसके बाद इसको अलग अलग योजनाओं में बांट दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। इंदौर की जो मेट्रो तैयार हो रही है वो ट्राइबल सब प्लान के पैसे से तैयार हो रही है। मोदी जी की जो भोपाल में सभाएं हो रही है वो ट्राइबल सब प्लान के पैसे से हो रही है, और ये लिखित में 13 करोड़ रुपए मोदी जी के सभा के जो बसों का किराया था, 13 करोड़ रुपए ट्राइबल सब प्लान से दिया गया है। दस्तावेज हैं इसके। यही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जो योजनाओं का वादा भाजपा की सरकार करती है, चाहे वो महातारी वंदन योजना हो छत्तीसगढ़ की, चाहे वो लाड़की बहिना योजना महाराष्ट्र की हो, उसमें पूरा पैसा ट्राइबल सब प्लान का उपयोग हो रहा है। अगर आप कोई योजना की घोषणा करते हैं तो उसके पैसे का भी आपको बजट अलग से रखना चाहिए। सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। मतलब जो आदिवासियों के अधिकार का पैसा था, जो उनके शिक्षा में उपयोग होना था, जो उनके स्वास्थ्य में उपयोग होना था, जो उनके रोजगार में उपयोग होना था, जो उनके अलग अलग योजनाओं में उपयोग होना था, वो नहीं हो रहा है। और सुरक्षा की तो बात छोड़ ही दीजिए। आज क्या हालत है पूरे देश में आदिवासियों की और हमारे दलितों की, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसमें एक और बड़ी बात है कि ये जो
आदिवासी उपयोजना का पैसा है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, यह खाद की सब्सिडी में उपयोग हो रहा है, यूरिया में उपयोग हो रहा है, सड़क में उपयोग हो रहा है, टेलीकॉम में उपयोग हो रहा है, बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए उपयोग हो रहा है, जबकि ज्यादातर आदिवासियों के पास जमीन नहीं है, उनको पट्टे तक नहीं दिए गए हैं। और अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें पूरे देश में 17 लाख आदिवासी परिवारों को जंगलों से बाहर खदेड़ा जा रहा है। तो जब उनके पास जमीन ही नहीं है, जंगल उनके काटे जा रहे हैं, उनका अधिकार छीना जा रहा है, तो यह पैसा उनके लिए उपयोग कैसे हो रहा है? क्या सरकार के पास इसका जवाब है? और इस पर हम चाहते हैं, दो चीजें साफ हैं। एक तो जितनी हमारी एससी एसटी की हिस्सेदारी हो उतना प्रतिशत बजट का हमको मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। उसके साथ में इस पर एक केंद्रीय शासन का एक्ट बनना चाहिए जो कि स्पष्ट कहता हो कि आदिवासियों का पैसा सिर्फ आदिवासियों के लिए और शेड्यूल कास्ट का पैसा सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए उपयोग होगा और लैप्स नहीं होगा। यह सबसे बड़ा सवाल है, लैप्स नहीं होना चाहिए। अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो अगले साल उसका उपयोग होना चाहिए, तब भी नहीं हो रहा है तो अगले साल उपयोग होना चाहिए, पर उपयोग उनके लिए होना चाहिए। और सबसे बड़ा एक और मजाक मैं आपको इसमें बताता हूं, जो टॉप क्लास एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन होता है, उसमें एससी एसटीज को मिलाकर 120 करोड़ रुपए, सिर्फ 120 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये मजाक क्यों है? वहीं ट्राइबल सब प्लान और एससी एसटी सब प्लान का जो पैसा है वो आईआईटी को 2000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। तो अगर आईआईटी को देना है तो अनुपात से दो। आप जो ट्राइबल एससी एसटी सब प्लान का पैसा है 2000 करोड़ आप आईआईटीज को दे रहे हो और टॉप क्लास एजुकेशन के लिए आप सिर्फ 120 करोड़ रुपए दे रहे हो। तो क्या यह अन्याय नहीं है? और यही नहीं, पैसा खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, पैसा खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, लगातार पैसा कम तो कर रहे हैं, उसके साथ में पैसा खर्च भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है कि आदिवासी का बच्चा पढ़कर लिखकर बड़ा आदमी बने। इनकी मंशा ही नहीं है कि दलित का बच्चा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, क्योंकि पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल करेगा। और आप तो जानते हैं ये सरकार सवालों से कितनी डरती है। जब देश का प्रधानमंत्री संसद में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता हो तो इस देश का नागरिक सुरक्षित कैसे होगा? यह चुनाव इवेंट होता या प्रचार होता तो उसमें तो जितना पैसा चाहिए होता उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, पर आदिवासियों के छात्रावास के लिए, उनकी स्कॉलरशिप के लिए, उनकी आजीविका के लिए इनके पास पैसा नहीं है। मनरेगा में क्या हुआ? मनरेगा का जो पैसा था वो पूरा पैसा 90% पहले केंद्र सरकार देती थी। आज के समय में उन्होंने वीबी ग्राम जी योजना के माध्यम से उसमें अपनी जो केंद्र सरकार की भागीदारी है वो 90% से 60% पर कर दी। अब क्या राज्य सरकार 40% दे सकती है? नहीं दे सकती। तो रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर आदिवासी पलायन करेगा, उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं रहेगा। तो साथियों, बात साफ है, जो कांग्रेस की मांग है वो मांग है कि केंद्र सरकार एक नियम बनाए, एक कानून लाए जिसमें एससी एसटी सब प्लान के हिसाब से अलग से बजट दिया जाए जो कि 100% एससी एसटी बच्चों के लिए, एससी एसटी लोगों के लिए उपयोग हो। वो बजट नॉन लैप्सेबल होना चाहिए, मतलब वो किसी भी तरह से अगर उपयोग ना हो तो खत्म नहीं किया जाना चाहिए, दूसरे विभागों में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, और उसकी निगरानी के लिए एक केंद्र समिति बनना चाहिए जो कि ये निगरानी करे कि इस बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यह बजट हिस्सेदारी के हिसाब से हो, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो साथियों, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, हमारे मीडिया के साथियों से आह्वान करता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और जिस तरह से एक्ट तैयार करा गया है एससी एसटी सब प्लान के लिए, चाहे वो कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन राज्यों में एक्ट बनाया गया, तो बाकी राज्यों में क्यों एक्ट नहीं बना? केंद्र सरकार में एक्ट क्यों नहीं बना?
इसका जवाब सरकार को निश्चित तौर पर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि मैं आपको सवाल के लिए बोलूं, आप सवाल पूछ सकते हैं। एक बात और बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम पर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था, हमारी सरकार बनेगी तो हम इसके ऊपर लेजिस्लेशन लेकर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार नहीं बनी तो वो चीज़ छूट गई, लेकिन हम केंद्र सरकार से क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये लेजिस्लेशन लेकर आए? चूँकि 2235.02 करोड़ IITs को दे रहे हैं, 1398.71 करोड़ NITs को दे रहे हैं, UGC को 964.34 करोड़ दे रहे हैं, और IITI जो छोटी छोटी IITI जहाँ से लोग टेक्निकल हैंड सीख के निकलते हैं, जहाँ ज़्यादा संख्या निकलती है, वहाँ केवल 54 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और वो एक और चीज़ देखने में आई है कि ये जो 2.5 करोड़ और 1398 करोड़ 964 करोड़ दे रहे हैं, वो बिल्डिंग बनने में खर्च हो रहा है। अगर उसी पैसे से उन बच्चों की फीस दे दें तो बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे सुसाइड ना करें। तो ये हम निवेदन करते हैं, उम्मीद करते हैं, वैसे तो उम्मीद बीजेपी से हमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो बजट में जिस तरह घालमेल उन्होंने कर रखा है, इस बार और भी घटा दिया। जो पिछली बार 130 करोड़ रखा था एलोकेशन नेशनल ओवरसीज़ के लिए, वो घटा के 125 करोड़ कर दिया। मतलब पहले देख लिया कि आप 66 बच्चे नहीं भेज पाए, केवल 40 भेज पाए। तो बजट बढ़ाना चाहिए था। टारगेटेड स्कीम में अगर आप बजट बढ़ाएं, जनरल स्कीम और ऑब्सोलीट स्कीम की वजह टारगेटेड में बढ़ाएं तो इन वर्गों का ज़्यादा तरक्की हो सकती है, लेकिन नीयत देने की नहीं है, जबकि ये चैरिटी नहीं है बल्कि अधिकार है। अब मैं चाहूँगा आप कोई सवाल अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। दिस इज हरिओम फ्रॉम मस्ट नो न्यूज। एक तरफ तो आप बीइंग ऑपोजिशन SC/ST एक्ट SC/ST फंड कट पर हमलावर हैं, वहीं दूसरी ओर सामान्य वर्ग के लोग भाजपा सरकार पर UGC एक्ट को लेकर हमलावर हैं। वे लोग सामान्य वर्ग के लोग राजनीतिक भागीदारी न मिलने से भी असंतुष्ट हैं। तो आपके अनुसार पहली बात तो आपका सवाल ही गलत है। नहीं सामान्य वर्ग के लोग पहले समझ लें, उसमें जो है ना EWS भी है, वो सामान्य नहीं है क्या? वो जो UGC की जो गाइडलाइन आई, रेगुलेशन आया, जो 13 जनवरी को नोटिफाई हुआ, उसमें तो सारे लोग हैं, कास्ट के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, रेस के आधार पर, लिंग के आधार पर, EWS के आधार पर, तो उसमें तो जनरल कैटेगरी भी कवर हो रही है। तो क्या जनरल कैटेगरी के लोग, स्टूडेंट, गरीब जनरल कैटेगरी के खिलाफ हैं? इसका जवाब दे दें। इस पे भी और भाजपा बिल्कुल कोई समर्थन में नहीं है उसके, क्योंकि भाजपा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट करते हुए कोई उसके फेवर में बात भी नहीं रखी उन्होंने कोई। सवाल ये है सर कि आपके अनुसार, कांग्रेस पार्टी के अनुसार, फिर बीजेपी किस वर्ग के लिए काम कर रही है कॉर्पोरेट को छोड़कर? केवल कॉर्पोरेट के लिए कर रही है, स्वर्ण जाति के लिए भी नहीं कर रही, क्योंकि फॉरवर्ड कास्ट के अंदर भी 80% बच्चे हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। वो 20 लाख 25 लाख का खर्चा फीस का नहीं उठा सकते। तो ये एक ऐसी सरकार है मोदी जी की, ना वो फॉरवर्ड के लिए है और ना वो बैकवर्ड के लिए है।